मैं विवेक साहब आपके पास आऊं। मैं यूपी की एक चीज, एक झलक आपको बता दूं। फराज किदवई साहब ने कुछ बात उठाई कि कौन पॉलिटिक्स में आता है। हम सबको बहुत अच्छा लगा था जब ममता बनर्जी कलाकारों को, मंच के कलाकार, फिल्म के कलाकार, गाने वाले, बढ़िया लोग, स्पोर्ट्स पर्सन को किया तो लगा था बड़ा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब देश की बात आई तो ये साफ जाहिर हो गया कि देश अलग है और उसके लिए पॉलिटिकल पर्सन ही चाहिए, राजनीतिक आदमी ही चाहिए जो इसको समझता है। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह दूं, उत्तर प्रदेश में विवेक भाई आपको एक चीज बता दें, यहां हम लोगों ने 3 in 1 कर लिया है। हम लोगों ने एक ड्रेस और एक कोड ऑफ कंडक्ट कर लिया है। सफेद जूता, सफेद पैंट, सफेद शर्ट, गले में मोटी चेन, हाथ में कालावा, वो ज्यादा सा, मतलब जितना ज्यादा हो सकता है, और एक चश्मा काला वाला, और वो रेबन का हो तो ज्यादा अच्छा है, और फॉर्च्यूनर गाड़ी। ये 3 in 1 इसलिए है कि ये गुंडे जो हैं शहर के, अब के जो उत्तर प्रदेश के टॉप गुंडे हैं वो ये ड्रेस पहनते हैं, जो टॉप ठेकेदार हैं वो ये ड्रेस पहनते हैं, और नेताजी तो, क्योंकि इसमें से बहुत से लोग अब नेता हो गए और एमएलए एमपी हो गए, तो वो भी ये ड्रेस पहनते हैं। तो हमारे यहाँ ये एक 3 in 1 का वो हो गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये भी एक देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह के लोग जो ठेकेदार, और ये सारे आधे लोग ठेकेदार हैं वहां पे, जो इस समय विधानसभा में बैठे हुए हैं, उसमें आधे का ठेकेदार का भाई या लड़का या लड़की या किसी के नाम से वो ठेका चल रहा है। और ये जो एमपी लैड और एमएलए लैड और ये सब जो सभासद में तो पूरी तरह से 100% लोगों को ठेकेदार बना दिया गया है। मैं विवेक भाई अब आ रहा हूं मुख्य बात पे। ये जो शरद पवार साहब कर रहे हैं इसमें अचंभा नहीं हो रहा है किसी को, क्योंकि शरद पवार साहब के साथ ये हरदम माना जाता है कि वो तो कभी भी ये कर सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी का इस समय बेंट अपॉन है कि ये डिलिमिटेशन, परसिवन बिल, 1 नेशन 1 इलेक्शन को भी वो परस्यू करना चाह रही है, क्योंकि जिसकी वजह से एक बार में उसके पास टोटल कंट्रोल हो जाए। और जैसा अनिल सिन्हा साहब ने कहा कि देश में इलेक्शन केवल खाना पूर्ति रह जाए, जिसको ज्ञानेश कुमार बता दिया करेंगे, एक फॉर्म ले आएंगे कि इसको भर दो, और उसके बाद अपने आप इलेक्शन की प्रक्रिया हो जाएगी। हम उस तरफ बिल्कुल सजे कदमों से बढ़ रहे हैं कि आपको लगता है कि वो कदम कहीं ना कहीं ठिठकेंगे? विवेक देशपांडे साहब। आनंद जी, आप सिर्फ एक लिमिट तक जा रहे हैं, उससे आगे भी कुछ होने वाला है। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन तक सीमित रहेगा ऐसा आपको लगता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, ये 1 नेशन 1 पार्टी, ये है अल्टीमेट प्रोजेक्ट। 1 नेशन 1 पार्टी बिल्कुल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो मॉडल है, जिसका ये काफी दशकों से अभ्यास भी कर रहे हैं, इनके अभ्यास गट भी वहां जाते रहे हैं, और वो किस तरह से काम करती है और किस तरह से उन्होंने अपने पैर जमाए चाइना में और पूरा चाइना कैप्चर किया, इसका इन लोगों ने अभ्यास किया है। दुनिया में सब जितने भी फासिस्ट और गलत विचारधाराएं हैं, उनका इन्होंने बहुत बारीकी से अभ्यास किया है और उसको ये फॉलो करते हैं। अभी किडवई साहब ने बहुत अच्छा बताया, जो एमजी वैद्य ने नेशनल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट उन्होंने फ्लोट किया था उस समय 2006 में, कि भाई ये दोनों मिलके, मतलब सारा जो भारत का सारा जो जितनी भी जनता है वो पूरी एक ही तरह से सोचे, मतलब यहाँ कोई डिफरेंसेस ना रहे, कोई यहाँ पर वैरायटी ना रहे विचारों की, और एक जैसा सोचे और एक ही पार्टी का यहाँ पर शासन चले। ये पूरा पहले से ही थिंकिंग है। ये बहुत 100 सालों से ये लोग सोचकर इस पर अमल कर रहे हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। 100 साल लगे उनको, लेकिन उनमें पेशेंस था और वो अभी उसको अचीव करने के बहुत नजदीक आ गए हैं। ऐसा है महाराष्ट्र का, जहां तक आपने महाराष्ट्र का सिन्हा जी ने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये पेशवाई महाराष्ट्र में जो थी, अब ये वापस महाराष्ट्र में पेशवाई इन्होंने पूरी तरह से एस्टेब्लिश करने का प्रोजेक्ट जो है वो लगभग उसके लॉजिकल एंड तक ये ला चुके हैं। मतलब कोई अपोजिशन में रहेगा ही नहीं। सारा जो मराठा फोर्स है, सारे जो मराठे हैं, जो शिवाजी का नाम लेते हुए जिन्होंने इस राज्य में पॉलिटिक्स किया पिछले 60-70 साल, वो सारे अभी बीजेपी के सरदार बन गए हैं, पेशवाओं के सरदार बन गए हैं। बीजेपी क्या है? बीजेपी एक मनुवादी ताकत है। बीजेपी आरएसएस क्या है? ये मनुवादी, ये ब्राह्मणवादी लोग हैं, इनकी सत्ता है।
केंद्र में है और बहुत ज्यादातर राज्यों में है। वहां पर बाकी सारे जो है, जो भी एक लड़ने वाली जो जो भी जाति रही है वहां पर, वॉरियर कास्ट जो भी रही है, वो सारे इनको सबसर्विएंट होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पेशवाई जो थी वो सिनोनिमस थी, एक बहुत ही ब्लैक पीरियड था वो, ऐसा माना जाता। मतलब पेशवाओं ने पॉलिटिकली बहुत अचीव किया, लेकिन सोशल लेवल पर जो पेशवाई के दरमियान दलितों पर और बाकी पिछड़ी जातियों पर जो अन्याय अत्याचार हुआ, वो उसी को पेशवाई कहा जाता है। मतलब पेशवाई जो है वो उसके साथ में सिनोनिमस है। तो उस तरह का एक महाराष्ट्र फिर एक बार इन्होंने महाराष्ट्र को उस पेशवाई में ढालने का प्रोजेक्ट इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है पिछले 12 साल से, जो कर रहे हैं सारी पार्टियों को तोड़ना और सारे जो पॉलिटिकल फोर्सेस है उसको एक ही तरफ अलाइन कर देना। अब देखिए, जो वन पार्टी सिस्टम का जो प्लान इनका है, उसका पहला थिएटर जो है एक्सपेरिमेंट का, वो महाराष्ट्र बनने जा रहा है। महाराष्ट्र में कोई अपोजिशन नहीं बचेगा। और कांग्रेस के भी लोग कितने दिनों तक कांग्रेस के साथ में जुड़े रहेंगे, जो एमएलए है, जो एमपीज है, ये भी हम देखेंगे अभी। क्योंकि ऐसा है कि शिकंजा इस तरह से कसा जा रहा है। शरद पवार कभी भी कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं जा सकते थे। मतलब वो चाहे किसी भी तरह के पॉलिटिशियन रहे हो, अनप्रेडिक्टेबल रहे हो, बहुत ही कई बार उन्होंने ऐसे निर्णय लिए हो जो आम जनता को पसंद ना आए हो, सब ठीक है, लेकिन वो कभी एंटी डेमोक्रेटिक और कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं गए। और आज भी जो शरद पवार के लोग बीजेपी के साथ में जा रहे हैं, वो कोई अपने दिल से नहीं जा रहे हैं, उनके ऊपर इतना दबाव है। वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन में रह के आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये जो डबल इंजन वाला जो कंसेप्ट ये इन्होंने पहले से फ्लोट करके रखा है, उसका मतलब ही ये है कि आप अगर हमारे साथ नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपोजिशन के एमएलए रहेंगे, एमपीज रहेंगे, आपको फंड्स नहीं मिलेंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं होगा। ये ब्लैकमेल करते हैं। और फिर ईडी और सीबीआई बाकी सब तो है ही, फंड्स भी नहीं मिल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ काम भी नहीं करने दे रहे हैं, और ऊपर से ईडी सीबीआई का जो डर है वो भी है। तो ऐसे में आप अपोजिशन में रह के आपको क्या फ्यूचर है, ये तो कोई भी एमएलए सोचेगा, कोई भी एमपी सोचेगा। तो अभी शरद पवार की पार्टी में केवल रोहित पवार ऐसे एक बचे हैं जो शायद हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस में चले जाए। और शरद पवार का पता नहीं शरद पवार क्या करेंगे। वो तो कांग्रेस के सपोर्ट से राज्यसभा का जो, जैसे अभी इन्होंने कहा अनिल सिन्हा ने, तो शरद पवार का पता नहीं क्या करेंगे। सारे लोग शरद पवार के उधर जाएंगे। मतलब पूरी तरह से एनसीपी खत्म है, एनडीए के साथ चले जाए। और फिर बचा क्या है, तो कांग्रेस के भी लोग आने वाले समय में अगर बीजेपी के साथ चले जाए, एनडीए के साथ चले जाए, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो सिंगल पार्टी सिस्टम लाने का जो प्रयोग है, उसका एक बेसिक थिएटर जो है, उसको महाराष्ट्र को वो थिएटर बनाया जा रहा है। और वो प्रयोग यहाँ सफल होके फिर वो बाकी स्टेट्स में भी इंप्लीमेंट करेंगे। और 5 साल, 10 साल, 15 साल जितने भी लगेंगे, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा ये आने वाले 5-10 साल में ही पूरे देश में बीजेपी एक सिंगल पार्टी सिस्टम बीजेपी का इस देश में इंप्लीमेंट हो जाएगा, अगर इसी तरह से चलता रहा। अब सवाल सिर्फ बचा है महाराष्ट्र में जो सोशियोलॉजिकल कोएलिशंस अनिल सिन्हा जी ने बहुत अच्छे से समझाया। फुले शाहू अंबेडकर के नाम से सारी जो पार्टियां थी वो एक सुर में बात करती थी। मतलब वो चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, बीजेपी तो कभी फुले शाहू अंबेडकर वाली पार्टी कभी थी नहीं, लेकिन वो पॉलिटिकली उस तरह की बातें करते थे क्योंकि वो करना जरूरी थी। महाराष्ट्र में प्रोग्रेसिव थिंकिंग था, तो बीजेपी को उसके साथ अलाइन हो। वो तो पेशवा वाले हैं, वो तो ब्राह्मणिकल है, वो फुले शाहू अंबेडकर के साथ कभी नहीं जा सकते। लेकिन वो पॉलिटिकली बेनिफिशियल है, इसलिए वो फुले शाहू अंबेडकर के सुर में सुर ये भी बीजेपी वाले मिलाते थे। लेकिन महाराष्ट्र का जो एक लार्जर सोशल कोएलिशन था, वो फुले शाहू अंबेडकर के आइडियोलॉजी पे चलने वाला था। अब वो खत्म हो गया है। अभी सिर्फ पेशवाई जो है वो आइडियोलॉजी महाराष्ट्र में अभी पूरी तरह से अपने पैर जमा चुकी है। और ये इसी ऐसे ही चलता रहा तो महाराष्ट्र में पहला महाराष्ट्र ऐसा स्टेट होगा जहां कोई अपोजिशन नहीं होगा, सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के साथ अलाइन जो भी है टूटे फूटे जो ये लोग हैं सारे एनसीपी वगैरह वगैरह, ये सब उनके साथ में रहेंगे। और फिर उसको लार्जर नेशनल लेवल पर, तो महाराष्ट्र का जो चित्र है उसको इस दृष्टि से देखना जरूरी है। केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है ये प्रयोग है महाराष्ट्र का। और पहला उन्होंने शुरुआत महाराष्ट्र में ही की थी, वो भी अपने ही आइडियोलॉजी के पार्टी के साथ, शिवसेना के साथ। ये समझना बहुत जरूरी है। हिंदुत्व वाली पार्टी को पहले तोड़ा उन्होंने पूरे देश में, क्योंकि वो सारे फोर्सेस को सबस्यूम करना चाहते हैं अपने में।
और अपना एक छत्री अमल जिसको कहते हैं उसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा सा अपोजिशन के बारे में बोलूंगा और बात खत्म करूंगा। देखिए, 1 महीने से राहुल गांधी कहीं दिख नहीं रहे पूरे देश में। आपके पास इतना समय है कि आप 1 महीना देश के पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं? क्या कर रहे हैं आप? कहाँ हैं? विपश्यना कर रहे हैं। बीजेपी के साथ क्या विपश्यना से लड़ा जाता है? भाई ऐसा है कि वहां वांगचुक बैठे हैं अनशन पर और आपका कोई स्टेटमेंट नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं। राम मंदिर में चोरी है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। इस तरह से बीजेपी से लड़ा नहीं जा सकता। आप भले ही अपोजिशन में रहेंगे और बाकी सारे जो है अपोजिशन के वो बीजेपी में चले जाए, एनडीए के साथ चले जाए, केवल कांग्रेस अपोजिशन में बचेगी अगर मान लीजिए, तो भी ये इस तरह के कार्यक्रमों से आप बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये एक फाइनल लड़ाई के रूप में आपको लड़नी है और एक-एक महीना आप देश से गायब रहते हैं। 24/7 वाला पॉलिटिक्स जहां पर होना जरूरी है, वहां पर राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे। तो ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है ये जो कुछ भी बीजेपी कर रही है, देखिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो कांग्रेस ने ही शुरू किया। ये पाप तो कांग्रेस का ही है। और कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये जिन लोगों को हम बहुत मानते हैं, जयप्रकाश नारायण वगैरह वगैरह, उन्होंने अच्छे मकसद से किया वगैरह, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स उनसे शुरू हुआ है। एक तरफ क्रिमिनलाइजेशन, दूसरी तरफ कम्युनलाइजेशन। ये सारे जो लोग हैं ये उसके लिए जिम्मेदार है। बीजेपी को हम केवल दोष दे रहे हैं, लेकिन केवल बीजेपी दोषी नहीं है। बीजेपी तो अपना उल्लू सीधा कर रही थी, आपने उनको मदद की है उनका उल्लू सीधा करने के लिए, और आज भी कर रहे हैं। आज अगर कांग्रेस पार्टी डिसाइसिवली बीजेपी के खिलाफ खड़ी रहना नहीं चाहती है, केवल विपश्यना और वो वोट चोरी में लगे रहेंगे आप, तो कुछ नहीं होने वाला। राम मंदिर का इशू जो है पूरे देश में आपने आग लगा देनी चाहिए। ये एक इशू है जिस इशू पर बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन ये एक इशू है जिसका आप फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो आप किस तरह का पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या आपके पॉलिटिक्स का मकसद है? क्या अचीव करने वाले? जो महाराष्ट्र में हुआ वो पूरे देश में होगा और उसके लिए बीजेपी से ज्यादा जिम्मेदार आप होंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी।